सेकंड। राइट, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। काम कर लिया? फाइल शीट और की है आगे की? थोड़ी ही थी, ज्यादा नहीं हो एग्जाम के बाद। यार हर बार सेम चीज बोलता है, थोड़ी की थी थोड़ी की थी। कितने की हैं आपकी उसमें? वीडियो डाउट हैं क्या? आ रही है, हाँ, अटक अटक क्या आ रही है वीडियो। अब देख मैं थोड़ी देर में हो जाएगा। नेटवर्क चेंज करता हूँ। अब ठीक है। हाँ अब सही है। ठीक है, सो क्विकली डाउट्स पूछ फाइल शीट में से, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। हम्म पेपर ढूंढ रहा हूँ एक बार। यार क्लास से पहले ऑर्गेनाइज तो किया कर। ऐसे तो हो गई क्लास यार, तू बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है, बिना कुछ नोट्स के ना कुछ। तेरे पास प्रिंट आउट्स हैं? नहीं, वो मैंने एक पेपर पर क्वेश्चन किए थे, उसके वो दो दो नहीं किए थे, वो एक पेपर पर लिख रहे थे। चल बता, मिला क्या? मिल गया क्या? नहीं, वो नहीं मिला। वाह, से टाइम खराब करता है यार। काम करने के बाद भी टाइम खराब कर रहा है तो बिल्कुल। वैसे ही थोड़ा थोड़ा सा तो काम करता है। मैंने नहीं रखा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या मतलब होता है स्टेट्स ऑफ मैटर का? बार बार पढ़ा हुआ होगा अब तो, काफी बड़ी क्लास में आ गया 11th में। मतलब कोई सब्सटेंस जो ऑक्यूपाई स्पेस करता है। उसको स्टेट्स ऑफ मैटर बोलते हैं। आई एम नॉट आस्किंग व्हाट इज मैटर, आई एम आस्किंग व्हाट आर स्टेट्स ऑफ मैटर। आवाज क्लियरली सुनाई नहीं दे रही है क्या तुझे? क्या हो रहा है?
हाँ, नहीं सुनाई दे रही है। हम्म, क्या होता है? 3 स्टेट्स में मैटर होते हैं। क्या फर्क होता है उसमें? अम, वो मॉर्निंग उसमें डिस्टेंस ज्यादा होती है और किसी में डिस्टेंस कम होती है। इन स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स कि कौन से तरीके से मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है। वैसे तो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, ठीक है, बट हम वो 2 जो है वो नहीं पढ़ते हैं बिकॉज दे आर नॉट रेलिवेंट टू आवर लेवल एसेंशियली। ठीक है, जब तुम हायर, एक्चुअली 4 होती हैं, सॉरी नॉट 5, 4 होती हैं। ठीक है, जो फोर्थ वाली होती है दैट इज नॉट so common, so we only see it in very I mean at very high levels when you're trying to do fission reactions or different other chemical reactions which are definitely very technical in the sense. Okay, so for us, for our level, MCBSE as well as in our school सॉलिड level, लिक्विड गैस। हाँ, we only talk about the 3 states of matter, and the 3 states of matter का क्या मतलब हुआ कि in what way do the matter exist। ठीक है, मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड लिक्विड गैस। फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देयर आर 3, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ठीक है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस होते हैं। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम? द डिफरेंस इज इन द मॉलिक्यूलर स्पेसेस, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कितने हैं। ठीक है, सो सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर बहुत स्पेसेस पास आर में होता है। लीस्ट, that means the molecules have the least amount of space to move, and that's why they are fixed and rigid and they have fixed volume, etc. Okay, similarly liquid have a little bit more space. That means the molecules can now flow over each other. That's why usually liquids are can flow over each other or flow from one region to another. Okay, so those are called liquids. Do not Liquid have fixed shape and have fixed volume. क्या? Do not have fixed shape but have fixed volume. They do not have fixed shape. That means they take the shape of the container, but they do have fixed volume. ठीक है, very important point, आगे जाके काम आएगा हमारे। Gases do not have fixed shape and they do not have fixed volume as well. ठीक है, वो दोनों चीजें, both the volume and the shape they take of the container। ठीक है, जो जिस भी कंटेनर में हम डालते हैं। ठीक है, and they have the least intermolecular forces and the most intermolecular distance। confusion नहीं होना चाहिए। least intermolecular forces, that means the force that keeps 2 molecules together, Is least। and the most intermolecular distance। ठीक है, तो अगर फोर्स ही नहीं है तो वो दूर दूर डिस्टेंस रहेंगे, बहुत लंबी है। and that is what is gases are। ठीक है, now why do we need to study them? Why do we need to study them in this chapter or in any chapter for that matter? हमारे लिए क्यों important है? क्या इससे केमिकल रिएक्शन चेंज होती है? क्या इससे कुछ नया कंपाउंड बन जाएगा? क्या ये कुछ और चेंज कर देगा? What happens? No, कुछ आइडिया भी नहीं लगा सकता। केमिकल रिएक्शन शायद चेंज हो सकता है। कैसे चेंज होगा? What happens अगर इनका, now you need to start using your logic, जब इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हैं, जैसे ऊपर से नीचे जब जा रहे हैं हम तो कम होते जा रहे हैं। हाँ, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा? स्लो होएगा। स्लो होगा। क्यों स्लो होगा? रिएक्शन मतलब रिएक्शन विद हाँ, समथिंग एल्स। क्यों स्लो होगा?
फिर क्या लॉजिक लगाया तूने, जब बता ही नहीं पा रहा तो बस स्लो होगा। दो ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लिया। नहीं, वो अबंडेंस में नहीं है ना, वो इतनी दूर है तो उसको रिएक्ट होने में टाइम लगेगा। चलो ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेट मी गिव यू टू रीजंस व्हाई it is important for us to understand and study the states of matter. One, one reason is very simple. What is that? कि जब हम यूज करते हैं इन चीजों को, क्या हम एक मॉलिक्यूल यूज करते हैं किसी चीज का? When I'm using this board, am I using one molecule of the board? नहीं, No, I'm using the aggregate of those थोड़ा molecules. ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स जब एग्रीगेट में आ जाते हैं इन लार्ज क्वांटिटीज, दैट्स व्हाट मेक्स दिस बोर्ड एंड दैट्स व्हाट आई यूज, राइट? सो the first reason is simply we encounter substances in aggregate, and therefore in one of these states. एग्रीगेट में होते हैं तभी ये एक स्टेट में होते हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल लूंगा H2O का, ठीक है, विल इट बॉइल? नो। नो, ठीक है, विल दिखेगा इट भी नहीं। मेल्ट? नो। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, वो तो सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है, बट बॉइलिंग, मेल्टिंग, ठीक है, इवेपोरेशन, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट फंक्शंस? दे आर ऑल फंक्शंस ऑफ द एग्रीगेट। जब मेरे पास खूब सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, या तो लिक्विड में या गैसेस में या सॉलिड फॉर्म में, देन ओनली डू आई सी देम। उसी के बीच में तो हम ये सारी चीजें देखते हैं कि भाई आइस से मेल्ट होके वाटर बन गया, ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज द चेंज इन स्टेट, एंड दैट इज एन एग्रीगेट थिंग, ठीक है। मल्टीपल मॉलिक्यूल्स Millions चेंज of होते हैं, molecules combined to. yes, ठीक है, so they combine, and that's why we need to study these states, because we are only encountering these substances in these states, okay. The second reason, both of them are important reasons, ठीक है। The second reason is states of matter change chemical reactions, change rates of reaction, sorry, change rates of, Rate मतलब speed of reaction. yes, of element or compound. States of matter change the rate of reaction of the element or the compound, ठीक है। अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है H2O का, और मैंने उसको, सपोज आई वांटेड टू रिएक्ट विद से मेटल से रिएक्ट कराना है मुझे, ठीक है। एक मैंने मेटल लिया, जिंक का मेटल लिया, जिंक का मॉलिक्यूल एटम दिया, और एक H2O का मॉलिक्यूल लिया, एंड नाउ दे कैन कंबाइन, नाउ दे कैन रिएक्ट वेरी इजीली, ठीक है। तो उसमें फिक्स रहेगा, उसका जो भी रिएक्शन रेट रहेगा या स्पीड रहेगा वो फिक्स रहेगा, that does not change a lot because it's just one molecule and one atom reacting together. But when I have multiple atoms and molecules in the form of solid, liquid, gases, multiple hain, then their intermolecular forces also decide how fast or how slow the reaction would be, ठीक है। So now when the molecules want to combine, ठीक है, molecules and atoms want to combine, it depends very much as to what kind of state they are in. तो इसमें क्या ऐसा भी है क्या कि लिक्विड में रिएक्शन कम होती है, सॉलिड में तेज होती है, गैस में सबसे कम होती बिल्कुल होती है,
बिल्कुल होता है. Okay, so now before we go forward, we need to first understand what rates of reactions are. And rates of reaction you've studied already in your previous classes. अभी तेरी बुक में नहीं है, दिस इज नॉट इन योर चैप्टर, बट आई नो कि यहाँ पे गड़बड़ है और होगी, इसलिए मैं प्रिपेयर करके बैठा था कि ये कैसे बताना है. नाउ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, rates of chemical reactions depend on multiple things. First is how fast. Now first you need to understand how reactions happen. Reactions होती कैसे हैं? ये जो molecules हैं, they are always moving, always vibrating. ठीक है, that means when there is another thing that I want to react it with, suppose मेरे को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाना है to form water. What happens? यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे घूम रहा है and यहाँ पे वाटर ऐसे घूम रहा है. Now I need to make them smash them together. ठीक है, when I smash them together, I am also applying some pressure at the same time. What is happening? Uh, the reaction is taking place between them, and the earlier bonds, जो पुराने bonds थे वो break हो रहे हैं and new bonds are forming. ठीक है, नए bonds between the hydrogen and oxygen are forming, and that is how reactions are. That means जितना मेरा vibration fast होगा उतना reaction fast होगा. ठीक है, so vibration किस में सबसे ज्यादा वाइब्रेशन होता है? आपका फोर्स ज्यादा होएगा तो रिएक्शन वो फास्ट. सेकंड है. ठीक है, फर्स्ट इज अगर मैंने एक कमरे में एक जार के अंदर ऐसे दोनों गैसेस रख दी, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की गैसेस रख दी, तो उसके अंदर वो रिएक्शन फास्ट होगा कि कम होगा? फास्ट होना चाहिए. यस, ठीक है, फास्ट होगा क्योंकि दोनों गैसेस हैं. सो गैसेस का रिएक्शन इज फास्टर देन लिक्विड्स, इज फास्टर देन सॉलिड्स, because kinetic energy is high. Kinetic energy of molecules is high. ठीक है, हाँ. काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स हाई है, इसलिए गैसेस का रिएक्शन लिक्विड से और सॉलिड से फास्ट है, एंड दिस इज द प्रोग्रेशन दैट फॉलोज. सेकंड, व्हेन आई अप्लाई प्रेशर, रिएक्शन फास्ट होगा स्लो होगा? यस. सो हायर प्रेशर implies faster reaction. इसका सिंपल कॉमन सेंस है कि because of high pressure I'm pushing the molecules together, and because the molecules are coming together the rate of reaction will increase. ठीक है. थर्ड, जब मेरा टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा? हाई या लो? तो वो जल्दी होएगी रिएक्शन. हाई होएगा तो रिएक्शन जल्दी होएगी. गुड. ठीक है, सो हायर टेम्परेचर implies faster reaction, lower temperature implies slower reaction. ठीक है. What else? Is there anything else जिसके ऊपर डिपेंड करता होगा? Rates of reaction. Remember, rates of reaction का मतलब है कि कितना फास्ट या कितना स्लो कोई चीज रिएक्ट कर रही है एक दूसरे से, किसी दूसरी चीज से, एक्सेट्रा. ठीक है. सो स्टेट ऑफ मैटर काफी इंपॉर्टेंट है. देन प्रेशर एंड टेम्परेचर, बोथ ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट. देन द फोर्थ थिंग इज कैटलिस्ट. क्या होता है? कैटलिस्ट मतलब रिएक्शन को तेज करा देता है, उसको डालते हो तो. कैसे कराता है?
कैसे कैसे बताऊं? कराता होगा? एग्जाम्पल बताए एक। बता। वो जैसे कि वो पंखे वो होता है ना, उसमें नीचे फूंक मारते हैं तो आग तेज जलती है, और बंद कर देते हैं उसको नीचे तो वो क्या, वापस बोल। वो होता है कुछ उसमें कोयला होता है उसमें, वो नीचे डब वो फूंक मारने का होता है, तो उसमें फूंक मारते हैं तो फूंक कैटलिस्ट होती है, तो वो आग तेज हो जाती है और उसको फूक बंद। कैटलिस्ट नहीं होती यार। किसने बोला फूक कैटलिस्ट होती है? फूक वहां पे कैटलिस्ट नहीं होती है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट से कैसा होता है? प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट इज समथिंग दैट इज एडेड टू द रिएक्शन, जिससे रिएक्शन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है? इट डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, इट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। व्हाट इट इज डूइंग, what it is doing, it is just increasing the surface area, ठीक है? It is just increasing the surface area। इस surface area का क्या मतलब है? एक surface दे दिया, इस surface के ऊपर ये molecules आके बैठते हैं, या ये molecules यहाँ पे आके react करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, ठीक है? उसकी वजह से ये हमारी reaction जो है वो काफी fast हो जाती है। Let me give you an example. A very simple example of this is कौन सा हम यूज करते हैं? जैसे आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ एन एग्जांपल जो कि रेलेवेंट हो और ऐसी चीजें जो देख के पता चल जाए, समझ में आ जाए। वाटर एंड NaCl तो बहुत ही फास्ट होता है, दैट्स नॉट अ रिएक्शन एनीवेज। बेकिंग सोडा, नो। चल ठीक है, बट यूजुअली मेटल्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, ठीक है? अभी एग्जांपल कोई मेरे को एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, बट इन अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस, ठीक है, जहां पे कार्बन इन्वॉल्व होता है, वहां पे हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उस कैटलिस्ट से एक सरफेस मिल जाता है हमें, ठीक है? एक सरफेस मिल जाता है, तो एक ए का मॉलिक्यूल इधर आके बैठ जाएगा, ठीक है? एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल, और दूसरे का मॉलिक्यूल भी आके इधर बैठ जाएगा, ठीक है, इस सरफेस पे। दिस इज लाइक अ बेंच। इस सरफेस पे आके बैठा, और नाउ नाउ दे आर स्टार्टिंग टू रिएक्ट बिकॉज नाउ दे हैव अ कॉमन प्लेस, ठीक है? बिकॉज ऑफ दिस कॉमन प्लेस दे आर रिएक्टिंग फास्टर। वरना क्या होता अगर ये बेंच नहीं होती? सपोज ये बेंच नहीं होती तो क्या होता कि उनको आपस में ही एक दूसरे को ढूंढना पड़ता, और फिर वो कभी टकराते हैं आसमान में तो तभी बनते हैं। हाँ, ठीक है, दैट्स वाई, ठीक है? नाउ तूने जो एग्जांपल दिया वो क्यों सही नहीं है? अब तो मैंने क्योंकि समझा उसमें दिया। हाँ, फूक मारना, व्हेन यू से कि मैं फूक मार रहा हूं तो उससे कैटलाइज हो रही है वो चीज, वहां पे कैटलिस्ट नहीं बोलेंगे उसको हम। द यूज ऑफ द वर्ड कैटलिस्ट इज फाइन, ठीक है? वी आर, जब हम फूक मार रहे हैं तो हम उसको फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई कांट कॉल इट अ कैटलिस्ट, ठीक है? आया समझ में? what I'm doing there is through the addition of the wind, ठीक है, because of the blowing of the wind I can catalyze the fire, तो मैं fast कर दूंगा उस fire को, but I'm not actually using the wind as a catalyst. What is happening when you're blowing the air in a fire burning in say uh, चूल्हा, ठीक है, चूल्हे के अंदर ही बोल रहा था तू, क्या होता है उसमें जो कोल है उसके ऊपर ऐश आ जाती है, ठीक है?
अब वो ऐश आने की वजह से, उसे हटाना पड़ता है तब वो आग लगती है। हाँ क्योंकि वो ऐश आ जाएगी। अब रिएक्शन किससे हो रहा है एक्चुअली में, या आग कहाँ से आ रही है, जब वो कोयला, दैट कोल इज बर्निंग विद इनसाइड और कंबाइनिंग विद द ऑक्सीजन इन द एयर। वो नीचे है और वो ऊपर, ऐश ऊपर आ गई सरफेस पर। हाँ, सो सरफेस, अगर ये मेरा कोल का सरफेस है और इसको मैंने कवर कर दिया विद एश, नाउ देयर इज नो सरफेस फॉर द कोल टू रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द एयर। सो व्हेन आई एम ब्लोइंग द एयर, साइड से जब मैं ब्लो कर रहा हूं, तो आई एम रिमूविंग दिस एश, एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो गिविंग इट मोर एयर, ज्यादा एयर दूंगा और ऑक्सीजन तो, भी दे रहा हूँ। हाँ एयर दे रहा हूँ मतलब वही ऑक्सीजन भी ज्यादा दे रहा हूँ, तो उससे वो रिएक्ट भी ज्यादा कर पाएगा। ठीक है, बट द मेन थिंग इज टू रिमूव द एश। हाँ। सिमिलरली जब हम उसको फैन करते हैं, व्हेन वी यूज अ फैन या न्यूज़पेपर यूज करके ऐसे बस हवा देते हैं उसको, ठीक है, इफ यू सी ऑन कार्ट्स एंड स्टफ, अगेन दे आर रिमूविंग द एश अगेन एंड अगेन। ठीक है, they remove the ash, and because of that, and they're also increasing the flow of air towards the coal, and because of that the fire comes up। आया समझ में? ठीक है, so this is all about rates of reaction। ठीक है, so as you can see, rates of reaction में the state of matter is plays a really big role। ठीक है, state of matter plays a really big role in the rates of reaction। नाउ बट रेट्स ऑफ रिएक्शन के बारे में हमारा चैप्टर नहीं है, हमारा चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर, एंड सो उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्या होते हैं ये? व्हाट आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस? मतलब दो मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स लगते हैं उसे दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, जब मेरे पास एक कोई चीज है, बी इट अ कंपाउंड और एन एलिमेंट इन अ बॉक्स, ठीक है, देयर आर in between the molecules also there are different forces। ठीक है, ऐसे नहीं कि वो खाली हैं अपने आप ही घूम रहे हैं, there are intermolecular forces between them which are keeping the molecules together। वरना अगर वो नहीं होते तो उड़ जाते वो सारे। ठीक है, so these intermolecular forces are both attractive, they are both attractive and repulsive। क्या ये समझ में आया? हाँ। These पिछले intermolecular चैप्टर में पढ़ लिया forces। था। हम्म, पिछले वाले चैप्टर में यही पढ़ लिया था। ये पढ़ लिया था, कैसे पढ़ लिया था हमने? नहीं, अट्रैक्शन और रिपल्शन पढ़ लिया। हाँ वो तो पढ़ लिया था, बट मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। हाँ, हाउ? जब दो न्यूक्लियस एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो रिपल्सिव होते हैं, और और तो और जो प्रोटॉन होता है और दूसरे न्यूक्लियस से वो, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन होता है जो एक मॉलिक्यूल में, वो दूसरे मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है। हम्म, ठीक है, ठीक है। सो आई एक्सप्लेन। ये कब होता है? अट्रैक्टिव तब होता है व्हेन देयर इज अ डिस्टेंस। ठीक है, जब ज्यादा डिस्टेंस होता है, स्पेशली न्यूक्लियस के बीच में जब ज्यादा डिस्टेंस होता है तो वो अट्रैक्टिव होता है टू जस्ट कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। रिपल्सिव कब होता है? जब ये मॉलिक्यूल्स बहुत पास आ जाते हैं। जब ये इतना पास आ जाएंगे अगर मॉलिक्यूल्स, देन व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स विल रिपेल ईच अदर and the nucleuses will repel each other। ठीक है, so because of these things, repulsive जो force होता है, repulsive force की वजह से ही हम liquids and solids को compress नहीं कर सकते। ठीक है, due to these repulsive forces we cannot क्या बोलेंगे,
compress liquids and solids easily. हाँ ठीक है, and they repulsive forces grow नहीं बोलेंगे, increase exponentially as the distance between molecules is reduced. So जैसे जैसे मेरी मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस रिड्यूस होती है, ये जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू कंप्रेस देम इजीली. ठीक है, हाँ एक मिनट रुक, लेट मी गेट अ न्यू मार्कर. ओके, वेदांत ठीक है, हाँ रिपल्सिव फोर्सेस समझ में आ गए. हाँ ओके, नाउ अट्रैक्टिव फोर्सेस को हमने एक नया नाम दे रखा है इधर, which is called van der Waals, double ALS, van der Waals forces. वी से क्लियरली या दिख रहा है क्या? डब्ल्यू से? वी से है ना? V, और इसमें स्पेस है, van der Waals. These are three words and then forces. ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं उनको हम वैन डर वाल्स फोर्सेस भी बोलते हैं. ठीक है, मल्टीपल डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे dispersion या London forces, and we'll study all of them. I'm just telling you the names. Dispersion या London forces come in van der Waals forces. Dipole forces are also types of van der Waals forces. Dipole induced dipole force, ठीक है, and we'll understand all of these, but नाम से भी थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए देखो already. ठीक है, they are all forms of van der Waals forces as well as hydrogen bonding too. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पिछले क्लास में किया था या पिछले चैप्टर में किया था, तो वो वाला भी वैन डर वाल्स फोर्सेस में आता है. ठीक तो है ना? हाँ, ओके. So the first of van der Waals forces, dispersion force और लंदन फोर्स, दोनों सेम ही चीज है, नाम दो अलग है. Now, this is very important and really cool as well.
ठीक है, व्हाई इज इट कूल, लेट्स अंडरस्टैंड. कभी यॉर्निंग करते हुए देखा है? हाँ. सो अगर अपन कभी खड़े हुए हैं, ठीक है, दो जने ऐसे ही लाइन में खड़े हुए हैं सपोज, ओके, नाउ दे आर नॉर्मल, बट किसी ने यॉन कर दिया दोनों में से, दूसरा भी करने लग जाता है. दूसरा भी करने लग जाता है, ठीक है. उसमें क्या होता है, टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी यॉर्निंग हो रही है, ठीक है. दैट इज एग्जैक्टली हाउ डिस्पर्शन फोर्सेस आर एज वेल. क्या होता है इसमें, हमारे पास अगर दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, दिस प्लस इंडिकेट्स द न्यूक्लियस, ठीक है. द हाँ. एम्प्टी स्पेस, जो एम्प्टी स्पेस इज दैट इंडिकेट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड. लिख लेना अगर देखो कंफ्यूजन हो तो. दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड दिस इज न्यूक्लियस. नाउ ऐसे दो मॉलिक्यूल्स पास पास में रखे हुए हैं, ठीक है. क्या होता है, कभी कभार इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इट बिकम्स लाइक दिस, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, ये इस तरह से शिफ्ट हो जाता है, ठीक है. हाँ. तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर से उठ के इधर चला गया, दैट मींस यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये ऐसा का ऐसा है, पर यहाँ पे क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी दूर भागेंगे, रिपल्शन हो रहा है, ठीक है. तो इट विल शो ऑफ द वो भी वैसे के वैसे ही इलेक्ट्रॉन. हो जाएगा. हाँ, तो ये भी वैसा का वैसा हो जाएगा, and the dipole would be like this. Remember, ये वाला जो एरो होता है, this shows कि किस तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं. तो हाँ. इसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं, इसलिए एरो इज फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है. सिमिलरली ऑपोजिट भी हो सकता है, ठीक है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा गया, हो सकता था, और लगा रहा हूं, दोनों एक साथ नहीं होंगे, ठीक है, और लगा रहा हूं मैं, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उल्टा भी जा सकता था, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आ गया, तो ये दूसरा वाला भी ऐसा हो जाएगा. अब ये ऐसा क्यों होगा इस तरफ, क्योंकि वो सारे मैंने उसका एक एक तो ऑटोमेटिकली हो गया, अपने आप ही हुआ. तो वो Why did the दूसरा other one? उसके नाम क्या थे, इलेक्ट्रॉन. हाँ, उसके भी इलेक्ट्रॉन उसी तरफ थे, दोनों के इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो गए थे, तो वो ना रिपल्शन हो गया, तो इसलिए वो उस तरफ इसमें था. कौन सा रिपल्शन हो रहा है, अब तो दिमाग नहीं लगा रहा, अब तो ऐसे ही बता रहा है बस, जबरदस्ती बोल रहा है भाई. यहाँ पे तो रिपल्शन समझ में आता है, ये दोनों पास पास हैं, वन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल कम, यहाँ पे ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई एक तरफ, तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी पुश करेगा, बिकॉज रिपेल करेगा, सो ये इस तरीके का बन जाएगा. बट इस बार तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे इस तरफ आ गए. तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपेल करेंगे. नहीं, इसमें अब न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपेल नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस पास में आ गया, सो इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस अट्रैक्ट. साइड. आया समझ में? So the dipole this time would be this way, and this essentially is dispersion force. क्या होता है dispersion force में, लिख ले एक बार. एक बार आपने जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है उसका पूरा नाम एक बार रिपीट करता है ना. ये हाँ. dispersion force और London force. Dispersion force और London force. ये first point नहीं है, this is first one of the forces, the first force under van der Waals forces. ठीक है, van der Waals forces कौन से हैं? ऐसे forces जो attractive हैं. इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं, खूब अलग अलग टाइप के लगते हैं, उन सारे फोर्सेस को हमने वैन डर वाल्स फोर्सेस में ये बोल ग्रुप दिया. में डाल दिया, उसका नाम ग्रुप का नाम वैन डर वाल्स फोर्सेस हाँ, है. और ये ग्रुप में सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने के हिसाब से होते हैं, ठीक है. सो द फर्स्ट फोर्स इज द डिस्पर्शन और लंडन फोर्स.
what happens in this force is, now you need to write it down, there is an instantaneous dipole that is created in one of the molecules which induces an instantaneous dipole in the other molecule. ठीक है, सो एक मॉलिक्यूल के अंदर अपने आप हुआ, पर उसकी वजह से दूसरा द भी अदर वन के अंदर इंड्यूस हो गया. व्हाट डज द वर्ड इंड्यूस मीन? इंड्यूस मतलब What does the word induce mean? नहीं पता. नहीं, induce means बिना उसको छुए काम करवाना. ठीक है, that means when I'm yawning, did I tell that person to yawn? No. But because I did it, or because of me, or because of something that I did, there was an instantaneous response that got created in him. I didn't tell that person to yawn, but that person still yawned because it got induced. ठीक है, similar is for laughter. अगर तेरे सामने कोई भी हंसने लग जाए, दो जने हंसते तो तीसरा भी हंसने लग जाता है. yes, उसको किसी ने बोला था, डांटा था, गुदगुदी की थी, no, उसको अपने आप ही हंसी आ जाती है. उसको अपने आप ही हंसी आ जाती है. That means what? Without telling, without doing anything, just because of the nature, just because of some change around, there is an induction. किसी एक चीज की वजह से दूसरी चीज में अपने आप वो चीज आ रही है. ठीक है, यू मस्ट हैव सीन इंडक्शन यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 10th में पढ़ा होगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो जनरेटर में यूज करते हैं, मोटर में यूज करते हैं, मोटर में नहीं सॉरी, जनरेटर में यूज करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आई थिंक 12th में आएगा वो फिजिक्स में. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एनीवेज, बट ये वर्ड्स के नाम मीनिंग समझ में आने चाहिए. मैं थोड़ा सा बच गया था. देयर इज एन इंस्टेंटेनियस डाइप. देयर इज एन इंस्टेंटेनियस मतलब एकदम से. ठीक है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट इज वन ऑफ द मॉलिक्यूल व्हिच इंड्यूसेस. उसके आगे का बता दो. which induces an instantaneous dipole moment in the other molecule. Due to these transient dipoles, transient, ये लिख रहा हूं मैं, transient, due to the transient dipole, the two molecules are attracted towards each other. This force between them is called dispersion force or London force. हो गया. The force between them is called dispersion force or London force. London force इसलिए बोलते हैं क्योंकि लंदन में डिस्कवर हुआ था. लंदन में डिस्कवर नहीं हुआ था. द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने ये डिस्कवर किया था उसका नाम लंदन था. ठीक है, द फुल, आई डोंट रिमेम्बर द फुल नेम, बट द लास्ट नेम जो सरनेम होता है दैट वाज लंदन, एंड दैट्स व्हाई उनके ऑनर में हमने ये नाम रखा हुआ. ठीक है, सो लंदन फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन टू अंडरस्टैंड. ठीक है, बच्चे समझते ही नहीं है इसको, दे जस्ट मतलब उनको समझ में नहीं आता कि इसमें और दूसरे फोर्सेस में डिफरेंस क्या है. ठीक है, बिकॉज यहां पे रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज राइट दिस डाउन. दिस हैपेंस इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, इन न्यूट्रल atoms or molecules. That means initially both of the molecules or the atoms are neutral. आया समझ में? वो न्यूट्रल हैं, दैट मीन्स उनके अंदर
न्यूट्रल का क्या मतलब हुआ वापस? मतलब कोई कोई मतलब कोई उनके ऊपर चार्ज नहीं है, देयर इज नो, ऑलरेडी देयर इज नो डाइपोल मोमेंट इनिशियली, ठीक है? क्या होता है, बिकॉज ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टांसेस या बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मूविंग, क्योंकि क्लाउड्स है तो दे कीप ऑन मूविंग, एकदम से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ जाते हैं और उस मोमेंट पे एक छोटा सा डाइपोल पास गाना भी वैसे ही हो जाता है। क्रिएट हो जाता है। पहले इसमें डाइपोल क्रिएट होता है, एक में क्रिएट होता है, बट अब एक में क्रिएट हो रहा है और दूसरा बिल्कुल पास में है, तो उस वाले में भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है? बट दोनों एक्चुअली में दे डू नॉट हैव एन डाइपोल मोमेंट, ठीक है? ये क्लियर है क्या तुझे डाइपोल मोमेंट का क्या होता है? हाँ, क्या होता है डाइपोल मोमेंट? अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? पिछली बार पिछले क्लास में किया हुआ, पिछले चैप्टर में किया हुआ है। अब बिना डाइपोल मोमेंट समझे हुए बस सब कुछ आगे समझे जा रहा है। डाइपोल मोमेंट समझा हुआ है वो। हम्म। क्या होता है डाइपोल मोमेंट यार? कब बनता है डाइपोल मोमेंट? वेव। हम्म, बताता हूँ, चल। पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख ले। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? द इंटरैक्शन एनर्जी फोर्स, प्लीज ना। ये एसी के हैं, एसी की प्रॉपर्टीज हैं। फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड इंटरैक्शन एनर्जी इज एक दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरैक्शन हो रहा है इज directly proportional to 1 upon r to the power 6, ठीक है? r क्या है? डिस्टेंस रेडियस, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, रेडियस नहीं, मतलब वो डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन दी बिटवीन, मॉर्निंग। ठीक है? ये हमने किया हुआ है। r क्या होता है? डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम? दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम डिवाइड डिस्टेंस बाय 2 मॉलिक्यूल बोलते हैं, और डिवाइड बाय 2 करके हमें क्या मिलता है? रेडियस मिलता है ऑफ द क्लाउड। ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ वन एलिमेंट, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, द फोर्सेस आर इंपॉर्टेंट, हाँ, द फोर्सेस आर ओनली इंपॉर्टेंट एट शॉर्ट डिस्टेंसेस, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो छोटा होगा तभी ये इंडक्शन पॉसिबल हो होगा। पाएगा। तो ओनली इंपॉर्टेंट एट शॉर्ट डिस्टेंसेस, such as 500 picometer, 500 picometer, and magnitude depends on polarizability of molecules, particles, same thing, ठीक है? इसको मॉलिक्यूल्स नहीं लिखते हैं, इसको पार्टिकल्स ही लिखते हैं। देख, एक तो ध्यान रखना है, समटाइम्स आई से मॉलिक्यूल्स, ठीक है, where actually things may be applicable to atoms as well, ठीक है? जैसे अभी मैंने लिख दिया था इधर मॉलिक्यूल्स लिख दिया था, बट एक्चुअली द दिस dispersion force, London force is applicable for both atoms and molecules। दो एटम भी अगर ऐसे हैं और उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे घूम गए, शिफ्ट हो गए, तो वो तो देन सेम ही करेगा। वो भी हो सकता है, ठीक है? तो सिमिलरली एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों के लिए, सो दैट्स व्हाई पार्टिकल्स इज द कॉमन थिंग, बट इफ आई, ठीक है, आई विल ट्राई टू बी वेरी केयरफुल एंड आई एम क्वाइट केयरफुल अबाउट दिस, बट स्टिल कभी कभार हो जाता है। तो ध्यान रखना है, वेर यूर राइटिंग मॉलिक्यूल्स यू नीड टू बी क्लियर कि is it only applicable for molecules or is it also applicable for atoms? You need to start understanding that difference here,
ठीक है. नाउ व्हाट डज दिस मीन? पोलराइजेबिलिटी. ओनर मतलब नॉर्थ साउथ. अब ये सारी प्रॉब्लम्स है क्योंकि देखो पिछली बार का डाइपोल मोमेंट नहीं पता है. If your dipole moment concepts are not clear, then this whole chapter is completely stupid. Okay, मैं बताता हूँ what is dipole moment and what is polarizability. Dipole moment हमने ये समझा था that suppose मेरा एक say H2O है, ठीक है. What happens? This electronegative element ये तो पता है. will हाँ ये तो पता है. हाँ तो वही तो होता है डाइपोल मोमेंट. वो जैसे कि ना ऑक्सीजन के ना इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो वो ना ना उसके हाइड्रोजन के एटम को ना के पास में आ जाएगा. हाइड्रोजन के एटम को नहीं तो देख फिर से लैंग्वेज सही नहीं रखता है. नहीं लैंग्वेज सही नहीं रखेगा तो तू कितना भी सही तेरे को समझ में आ रहा होगा, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली. दैट्स व्हाई लैंग्वेज इज सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, तेरे दिमाग में सब सही चल रहा होगा बट व्हेन यू राइट इट डाउन और व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इट वोंट बी क्लियर बिकॉज़ योर लैंग्वेज इजंट क्लियर. सो ट्राई अगेन. ऑक्सीजन का एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ग्रेटर देन हाइड्रोजन का. तो दिस इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एटम नहीं. एलिमेंट. एलिमेंट क्या मतलब होता है इसका? मतलब उसके ऊपर ना प्रोटॉन कम है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. यार ये नहीं मतलब होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब होता है इट कैन अट्रैक्ट तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन. ज्यादा अट्रैक्ट ही करेगा. अरे किसने बोला? ये कैसे अपना लॉजिक लगा रहा है? कहां से दिमाग चल रहा है ये? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो अट्रैक्ट ही करेगा. ये क्यों क्यों करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो फिर तो दूर रिपेल भी करना चाहिए. अगर मेरे पास ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मेरी कैपेसिटी नहीं है किसी चीज को खींचने की तो वो रिपेल भी करना चाहिए. फिर क्यों लगा रहा है ऐसे लॉजिक? अपना एक खराब कर रहा है लॉजिक और कॉन्सेप्ट अपने खुद के. सम क्लियर सिंपल तरीके से समझना है यार. इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है एन एलिमेंट दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. वो खींच सकता है अपने पास इलेक्ट्रॉन्स. आया समझ में? इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. इट कैन वो अपने पास अट्रैक्ट कर सकता है. वो अंदर नहीं ले रहा है. इट इज नॉट एक्सेप्टिंग इट, इट इज जस्ट अट्रैक्टिंग इट. वो ज्यादा पावरफुल है तो वो अपने पास खींच लेगा, अपने पास रखना चाहता है. बट वो ऐसा नहीं कि अडॉप्ट ही कर लेगा, अपने अंदर नहीं ले रहा है वो. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड कोवलेंट बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में मतलब वो वो ले जो लेता है है. जो पॉजिटिव वाला है वो इलेक्ट्रॉन दे देता है हाँ और जो नेगेटिव वाला है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है. वो नेगेटिव बनता ही इसलिए है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे देता है. बट हाँ. कोवलेंट बॉन्ड में ना तो वो Sharing. पॉजिटिव है ना मैं नेगेटिव हूँ. वी आर बोथ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो हमारे बीच में एक हैंडशेक की तरह हुआ हुआ है कि भाई यू गिव मी वन इलेक्ट्रॉन, आई विल गिव यू वन इलेक्ट्रॉन, बोथ ऑफ अस विल बी सेटिस्फाइड. बट मेरे को लालच आ गया. व्हाट विल आई डू? मेरे को दो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं बीच में. I do not want to share the electrons, so and I have more power. So what will I do? I will pull the electrons to me. अपनी जेब में नहीं डाल रहा हूँ. I'm not putting them in my pocket. I'm just pulling them to me. कि भाई कोई लेने आए, कुछ करने आए तो मैं एकदम से पकड़ लूँ उसको. आया समझ में? ठीक है. सो कंफ्यूज नहीं होना है. जितना कंफ्यूज रहेगा उतना साइंस में गड़बड़ रहेगी तेरी. तो ऑक्सीजन नेगेटिव है तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा हाइड्रोजन का एक और ऑक्सीजन का एक. तो जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होएगा वो ऑक्सीजन के ऑर्बिट में ज्यादा होएगा और हाइड्रोजन के ऑर्बिट में कम होएगा. हाँ, वो ऑक्सीजन जो है it will pull the electron towards itself. Because of the pulling of electron there will be a dipole that will be created जहां पे
इस H के ऊपर एक पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव होगा चार्ज और इस O के ऊपर डेल्टा नेगेटिव होगा चार्ज। ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव क्यों आ रहा है? बिकॉज O के अराउंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। H के अराउंड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया बिकॉज न्यूक्लियस में ज्यादा चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, दैट्स वाई ये हो गया। तो ये दोनों तरफ हो रहा है, इस तरह से दोनों तरफ हो जाएगा, दैट मीन्स ये दोनों तरफ एक डाइपोल बन रहा है। दोनों तरफ जो डाइपोल बन रहा है उसका एक सम आ जाएगा, द वेक्टर सम विल कम एंड द टोटल डाइपोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज व्हाट डाइपोल मोमेंट इज। डाइपोल मोमेंट का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है, चार्जेस, amount of charge into distance between them। सो अगर दो चार्जेस हैं मेरे पास, दो चार्जेस का अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन दोस टू चार्जेस, उसको मैं डाइपोल बोलता हूं। ये टेक्निकल डेफिनेशन है जब हमें वैल्यू निकालनी होती है। हमारे लिए अभी केमिस्ट्री के अंदर वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन अवॉइड दिस, बट ये पता होना चाहिए व्हाट दिस इज। ये फिजिक्स में काफी काम आएगा ये। ठीक है, दिस इज वेरी यूजफुल इन फिजिक्स, स्पेशली इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, नाउ so this is what dipole moment is and it is applicable in any condition। ये कहां पे ट्रू होता है? this is true for ionic and covalent। यही हमने पढ़ा था कि no ionic bond is truly ionic and no covalent bond is truly covalent। that means what कि covalent होगा तब भी कोई ग्रेडी होगा, या तो इलेक्ट्रॉन उस तरफ खींचेगा या मैं अपनी तरफ खींचूंगा। जब अगर मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं तो मेरे पे एक पार्शियल चार्ज आ रहा है। पार्शियल चार्ज आने का मतलब क्या हुआ कि मैं आयनिक कैरेक्टर आ गया। आयनिक में क्या होगा कि भाई वो मेरे को कंप्लीटली दे देगा और वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, बट उसको वापस ग्रेडीनेस आ जाएगी तो वो वापस से अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने लगेगा, विच इज व्हाट द कोवलेंट थिंग इज, कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरे पास आने की जगह, मेरी जेब में आने की जगह वो वापस से खींच रहा है, तो वो वापस से बीच में आ गया। बीच में आ जाएगा। ठीक है, और वो वापस से बीच में आने की वजह से इट विल शो कोवलेंट और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरेक्टरिस्टिक्स। आयनिक के केस में हमने ये देखा था फजान्स लॉ से, फजान्स रूल्स से we got to understand this and you need to go back and understand this क्योंकि ये आगे समझ में नहीं आएगा वरना। और कोवलेंट में तो काफी सिंपल है ही, जो कि हम ऑलरेडी अभी तक कर रहे हैं। कोवलेंट में कोई पर्टिकुलर वो नहीं है रूल। ठीक है, फजान्स रूल्स में क्या होता है कि पोलराइजेबिलिटी, जितना छोटा मेरा कटायन है और जितना बड़ा मेरा अनायन है, ठीक है, अनायन जितना बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना बड़ा होगा। उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर इतना बड़ा है और मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत बड़ा है, सपोज मैंने एक छोटा सा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाके रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एकदम से अट्रैक्ट हो जाएंगे इसकी तरफ। तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पूरा नेगेटिव चार्ज है, वो एकदम से अट्रैक्ट हो गए। अट्रैक्ट हो गए तो मेरी तरफ आ गए सारे, मेरे को पीछे जाना पड़ गया। ठीक है, सो नाउ यहां से जो ये पूरा गोल था, स्फेरिकल था, now it has become in an oval shape, which is what Pajan's rule was। ठीक है, so polarizability means what? Polarizability is कि how much can I attract from the other thing। ठीक है, कितना मैं उसको पोलर बना सकता हूं, कितना मैं उसको गोल से ओवल बना सकता हूं। जितना इजीली बना सकता हूं उतना इजीली वो पोलराइजेबल है। क्या ये समझ में आया? हाँ कुछ बोलने वाला था तू? नहीं, कुछ नहीं बोलना। ठीक है, सो पोलराइजेबिलिटी इज, कैसे डिफाइन करें?
ability of a particle to get induced with a dipole. जितना ज्यादा हम उसमें इंड्यूस कर सकते हैं डायपोल, उतना ज्यादा वो पोलराइजेबल है। और वो कब होता है? जब साइज उसका बड़ा हो, अनायन का साइज बड़ा हो, कटायन का साइज छोटा हो, ठीक है, उतना ज्यादा वो पोलराइजेबल हो सकता है। फाइन, दिस इज ऑल अबाउट डाइपोल मोमेंट। अब ये दिमाग से हटना नहीं चाहिए फॉर द नेक्स्ट टू फोर्सेस, बोथ ऑफ देम विल बी वेरी यूजफुल। ओके, नेक्स्ट इज द डाइपोल फोर्स। क्या होता है ये? तो हाँ, इसका क्या मतलब होगा? अभी तक जो मैंने बताया है उससे समझना है क्या मतलब होगा डाइपोल फोर्स। मुश्किल है पता। नहीं पता? जैसे दिमाग लगाने को बोलता हूँ मैं, चुप हो जाता बिल्कुल, कोई आंसर नहीं आता, ट्राई भी नहीं करता। समझ? अब पहले वाले में हमने क्या किया था? पहले वाले में हमने बोला कि यार ये जो दो मेरे पास पार्टिकल्स हैं, दे आर न्यूट्रल, दैट मींस दे डू नॉट हैव डाइपोल। बट क्या होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर उधर घूमता रहता है, तो sometimes electron cloud is in a position where dipole is formed, temporary dipole। ठीक है, टेम्पररी डाइपोल जैसे आपने कल फॉर्म। बताया था क्या, वही है क्या? अरे ये तो इससे पहले बताया था ना। नहीं नहीं, वो डाइपोल फोर्स वो आपने कल बताया था, वही डाइपोल फोर्स तो उसी की तरह है जो जो चेन में हुआ हाइड्रोजन था, बॉन्डिंग में था। हाँ, उसी की तरह है ये, वो एक जो भी मैंने बताया वो उसी उसी की तरह है। सो डाइपोल में क्या होता है, यहाँ पे एक परमानेंट डाइपोल है ऑलरेडी इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे HF का एग्जांपल ले लेते हैं या किसी और का ले लेते हैं, मेरे को कोई ऐसे याद नहीं है पर दूसरे जिसमें अंदर हो। सो H2O वाला ही ले लेते हैं जिससे कि इजी रहे। ऑल्दो दिस एग्जांपल इज आल्सो ट्रू फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी का एक स्पेशल केस है, इसलिए हम उसको बाद में लेंगे। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया था। सेम चीज हो रही है पिछली बार, अभी जो मैंने बताया था उसमें क्या होगा, इस पे एक पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे एक नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली इस मॉलिक्यूल के ऊपर H2O हैज अ डाइपोल मोमेंट, यस और नो? हाँ इट डज। ठीक है, सिमिलरली लेट मी मेक अनदर H2O, ये एक और बन गया। अब इसके ऊपर भी डाइपोल मोमेंट होगा, ऐसा तो नहीं है कि एक पे है दूसरे पे नहीं होगा, होगा हाँ इस पे भी। ठीक है, दैट मींस दिस विल आल्सो हैव प्लस, दिस विल हैव टू नेगेटिव प्लस। नाउ जब ये नेगेटिव है एंड दिस इज, सॉरी ये पॉजिटिव होगा, जब ये टू नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो will there be ट्रांसफर, attraction between these two? यस Yes, so they will attract। is this induced? क्या ये इंड्यूस किया हुआ या ये एक्चुअल में ऑलरेडी था? ये एक्चुअल में था पहले से। हाँ, ये जो फोर्स था, ये जो डाइपोल था, ये तो ऑलरेडी पहले था हाँ मॉलिक्यूल के अंदर, पहले ही है भाई। ये मैं अट्रैक्शन हटा भी दूं तब भी है ये तो। ठीक है, नाउ बिकॉज ये ऑटोमेटिकली था पहले से ही, अब ये तो क्योंकि ये ऑपोजिट चार्जेस हैं इसलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये डाइपोल फोर्स फॉर्म हो रहा है। ये तो सेम ही है जो आपने कल वो नया टॉपिक पढ़ाया था, वो हाँ, तो मैंने सी हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाई थी मैंने पिछली बार। हाइड्रोजन बॉन्डिंग
is a special case of dipole-dipole force. Why is it a special case? Because it is only applicable for hydrogen in combination with oxygen, nitrogen or fluorine, because they are the most electronegative. हाँ, ठीक है, sometimes chlorine भी होता क्लोरीन का है भी उसमें, कराता है। ठीक है, but other than that it is essentially the same. हाँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए H2O ले रहा हूँ, बट आई कुड हैव टेकन अनदर डाइपोल मोमेंट एग्जाम्पल ऑल्सो, बट मेरे पास क्योंकि एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर अदर मॉलिक्यूल जिसके अंदर डाइपोल आता है, इसलिए मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ. हाँ, ठीक है, नाउ इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ये जो पार्शियल चार्ज होता है, दिस पार्शियल चार्ज, इसको डेल्टा बोलते हैं बाय द वे, हाँ, this partial charge is less than unit charge. कितना होता है यूनिट चार्ज? नहीं पता हो. यूनिट चार्ज की वैल्यू क्या होती है? यूनिट चार्ज 6.022 क्या? 6.7 यूनिट चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs, which is the same or which is the same as one proton or one electron. इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव हो जाएगा ये, प्रोटॉन में पॉजिटिव हो जाएगा ये. ठीक है, तो उनके चार्ज को या उनके ऊपर जितना चार्ज होता है उसको हम 1 यूनिट चार्ज बोलते हैं. तो ये जो पार्शियल चार्ज है ये उनसे कम होता है. This will always be the partial charge will always be less than the unit charges. ठीक है, हाँ, dipole forces only occur between molecules with permanent dipole. अब इससे क्या मतलब हुआ? They only occur between molecules with a permanent dipole. What does this mean? क्या मतलब हुआ? बोल तो सही साथ में. इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या यार, वही तो सेम ही है. डाइपोल डाइपोल होता है वो H2O और जो जैसे जो H जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जहां पे एक परमानेंट डाइपोल है. अब तू यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है या तेरे को क्लियर ही नहीं हुआ है अभी तक? जो हमने पिछले वाले में पढ़ा था, which was in the London forces or the dispersion forces, क्या हो रहा था? क्या वो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के ऊपर ऑलरेडी डाइपोल था? नहीं, they were neutral atoms or molecules. न्यूट्रॉन एटम पे तो वो एक नेचुरली हो गया था, एक ओवन शेप का. वो हुआ था इंस्टेंटेनियसली फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. हाँ, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हुआ था. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे परमानेंट है, दैट वाज टेम्पररी, दिस इज परमानेंट. दैट मींस यहाँ पे द मॉलिक्यूल इज नॉट न्यूट्रल, यहाँ पे द मॉलिक्यूल हैज अ डाइपोल. आया समझ में? आ गया. ठीक है, तो ये वो फर्क. टेनिस ही उसी शेप का है तो उसने दूसरे को भी वैसे ही कर दिया. वो परमानेंट है. हाँ, ठीक है, तो दोनों ही उसी शेप के हैं, दोनों पहले से ही उसी शेप के हैं. हाँ, दे बोथ आर, ये पहले से ही उसी शेप के हैं. ठीक है, बट ये जो फोर्स है इसी को हम, ये जो बीच में इनके फोर्स आ गया, इस फोर्स को हम डाइपोल डाइपोल फोर्स बोलते हैं बस. एंड इट इज ऑब्वियसली एन अट्रैक्टिव फोर्स, एज यू कैन सी क्लियरली फ्रॉम द डायग्राम एज वेल. ठीक है,
यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये ऑब्वियसली दे आर अट्रैक्टिव टू ईच अदर, जो कि अभी इस डायग्राम से भी क्लियरली दिख रहा है. फाइन. हाँ. So other prominent things. So first of all, this happens only in permanent dipoles. ठीक है, that means molecules with permanent dipoles के साथ में ही होता है ये. Second, partial charge जो होता है that is always less than the unit charge. ठीक है, तो चाहे से मैं कितना ही कर लूं, if this is -2 delta, -3 delta, -4 delta, whatever it is, it will always be less than the unit charge. हमेशा कम रहेगा, एक यूनिट चार्ज से वो हमेशा कम रहेगा. हमेशा ही कम रहेगा वो. ठीक. ठीक है. Now next comes dipole forces are stronger than London forces, ये तो अपने पिछले चैप्टर ने बता दिया था. but क्या लंदन फोर्सेस से नहीं नहीं, डाइपोन फोर्स स्ट्रॉन्गर होते हैं. किससे? आपने आखिरी में बताया था पिछले चैप्टर का. नहीं तो किससे स्ट्रॉन्गर होते हैं? मतलब स्ट्रॉन्गर होते हैं आयन कोवलेंट बॉन्ड से. मतलब उन वो स्ट्रॉन्गर इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें ना चेन्स होती है और उसमें एक ही मॉलिक्यूल होता है, इसलिए. तो आधी आधी चीजें ध्यान देता है. उसमें मैंने बोला था कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मीनिंग वी हैव टू टेक इट इन when we take the properties of the matter in view. जब हम किसी चीज की प्रॉपर्टीज देखेंगे, we will have to consider the dipole force also because they are quite strong. ठीक है, I never said that they are stronger than ionic or covalent. ठीक है, they can't be. अगर ionic और covalent से stronger होंगे तो ये टूट ही जाएगा ना भाई. ये यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज अ कोवलेंट बॉन्ड बोथ ऑफ देम. इफ अगर ये डाइपोल मोमेंट जो था, ये डाइपोल फोर्स जो आ रहा है, दिस इज द डाइपोल फोर्स. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. ये तो डाइपोल बन रहा है यहाँ पे. तो फोर्स तो कहाँ पे है? फोर्स तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे है. तो अगर ये इससे ज्यादा स्ट्रांग होता तो ये तो टूट ही जाते. फिर आया क्या समझ में? ठीक है, सो गलत मत सीख, सही सही पकड़ा कर. Okay, so they are strong. That means we cannot neglect them, but they are not stronger than ionic or covalent. They are stronger than London forces, but not ion attraction. Ion attraction, which is ionic bond वाला, उससे कम होता है. आयन इंटरेक्शन या आयन इंटरेक्शन फोर्स से कम होता है. ठीक है, क्या क्लियर हो रहा है क्या? हाँ. ठीक है. ऑब्वियसली इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस. इट डिक्रीज. It decreases, the force decreases with increase in distance. जब दो मॉलिक्यूल है उनको पास में लेके आऊंगा तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा. इन्हीं मॉलिक्यूल्स को मैं दूर ले जाऊंगा तो फोर्स कम हो जाएगा. That's why the states of matter are important. ठीक है, so when the elements or the particles are closer together, say in liquid or in solids, the dipole forces are high, but in gases the dipole forces are less because the molecules or the particles are farther away. आ रहा है क्या समझ में? है ना, ये सब अच्छे से आना चाहिए समझ में. काफी सिंपल है. इंटरेक्शन एनर्जी again is between two molecules. Interaction energy is in stationary situation
It is directly proportional to 1 to the power 3. स्टेशनरी पोजीशन, Stationary position. Stationary situation. That means both of the molecules are kept side by side. In rotational, आपने आर पर पावर कितनी लगाई है? 3. रोटेशनल सिचुएशन में क्या हो रहा है, वो 1 बाय r to the power 6 से proportional है. r is again the distance between the molecules. ठीक है. रोटेशनल सिचुएशन में क्या हो रहा है, जब वो घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं. ठीक है. सो व्हेन दे आर मूविंग, देन द इंटरेक्शन एनर्जी, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो काफी कम हो जाता है. ठीक है. Okay, now polar molecules में polar molecules. Now, what are polar molecules? Polar molecules are molecules with permanent dipole. ऐसे molecules जिनके बीच में ऑलरेडी एक डाइपोल है, उनको हम पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. ये आया समझ में? आ गया समझ. ठीक है. जैसे अभी H2O है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली, हाँ, उसमें परमानेंट डाइपोल है, तो उसको जब हम भी बनेंगे पोलर तो हर बार मॉलिक्यूल बोलेंगे. होएगा. क्या? जब भी H2O बनेगा तब हर बार ही होएगा वो डाइपोल. हाँ, तो मतलब वो पोलर मॉलिक्यूल है. ठीक है. So polar molecules interact with both dipole and London forces. Therefore, cumulatively intermolecular forces increase. Intermolecular forces increase. क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? नहीं आया. नहीं आया. कहाँ पे अटका? सेंटेंस समझा तो फिर समझ ना जाएगा. सेंटेंस समझ में नहीं आया, क्या बोलना क्या था? मैंने बोला पोलर मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ऑलरेडी एक परमानेंट डाइपोल है. हाँ. इंटरेक्ट विद बोथ. अभी तक दो फोर्सेस पढ़े हैं हम लोगों ने वैन डर वाल्स के अंदर. वन इज द डाइपोल व्हिच वी आर ऑलरेडी स्टडीइंग राइट नाउ. अदर वन इज द लंडन फोर्सेस. लंडन फोर्सेस क्या आते हैं, जिसके अंदर न्यूट्रल एटम में होता है. न्यूट्रल एटम में होता है, या एकदम से क्या बोलेंगे, टेम्पररी डाइपोल क्रिएट होता है उसकी वजह से. हाँ. इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये पोलर एटम्स में, पोलर मॉलिक्यूल्स में ये दोनों फोर्सेस एप्लीकेबल हैं. डाइपोल तो है ही, क्योंकि वो पोलर मॉलिक्यूल ही है. ठीक है. प्लस दे ऑल्सो हैव लंडन फोर्सेस इन बिटवीन देम. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दैट, इन दोनों, जब ये सारे फोर्सेस हम ऐड कर देते हैं, तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ देम implies that intermolecular forces जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि भाई इन दोनों में से सिर्फ एक होता. ठीक है. इन दोनों में से सिर्फ एक होता तो then it would be not that effective. हाँ. ठीक है. But when all of these things are added up,
which is dipole force and London forces, हाँ then the cumulative effect is कि काफी ज्यादा dense कंपाउंड होता है वो, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइन, ठीक है, सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। ठीक है, आज यहीं पे छोड़ते हैं, अगली बार इसको खत्म कर लेंगे एंड विल स्टार्ट विद गैस लॉज एज वेल। प्लीज काम खत्म करके रख, यू ये नीड टू काम पूरा फिनिश था, अप। वो मैंने पेपर ये ऐसे गड़बड़े करेगा तो फिर यही होगा यार, उसको पिछली ऑर्गेनाइज ही नहीं करके रखता है सही से, क्लास के पिछली बीच में ढूंढ रहा है। चल ठीक है, ठीक है अभी तो, ठीक है, और कोई बात है? सब ठीक चल रहा है? एग्जाम हाँ, अभी एग्जाम कौन सा बच रहे हैं तेरे? एक आखिरी बची है, बस आखिरी है, इंग्लिश का बाकी है बस। ठीक है, सही हो रहे हैं अभी एग्जाम्स, हाँ केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में? हाँ। ठीक है, कब आएंगे रिजल्ट? रिजल्ट रिजल्ट तो ऐसा कुछ पता है, लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, ठीक है, बता देना फिर। हाँ।